नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राहुल गांधी ने फाइनली अमेठी सीट छोड़ करके रायबरेली से पर्चा दाखिल कर दिया है। कांग्रेस ने अमेठी से गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा है। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि सुरक्षित सीट की तलाश में जिस तरीके से राहुल ने वायनाड को चुना, उसी तर्ज पर अब की बार रायबरेली को चुना है। राहुल के अमेठी छोड़कर जाने को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल हार के डर से अमेठी से भाग खड़े हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डरो मत, भागो मत, लड़ो। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान के युवा से मेरा एक ही मैसेज है, डरो मत, किसी चीज से डरो मत। अरे डरो मत, भागो मत। आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। 2024 लोकसभा चुनाव के सबसे बड़े सस्पेंस पे से पर्दा हटा तो मंच पर दिखा पूरा गांधी परिवार। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और साथ में दिखे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। बैटल ऑफ रायबरेली के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी और फैसले का अंतिम वक्त। राहुल गांधी अमेठी से मैदान में क्यों नहीं उतरे? अब की बार रायबरेली क्यों चुने? एक दिन पहले ही तो रायबरेली के कांग्रेस कार्यालय में प्रियंका गांधी के पोस्टर लगे थे। अमेठी के कार्यालय में राहुल गांधी की तस्वीर सजाई गई थी, लेकिन रात बीती और खेला बदल गया। प्रियंका चुनाव से आउट हो गईं और राहुल ने रायबरेली में एंट्री कर ली। निष्कंटक, निरापद और बिल्कुल सेफ सीट की तलाश में राहुल गांधी ने रायबरेली चुना है। अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, उनका नाम है के.एल. शर्मा। सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि रहे हैं और अब की बार राहुल ने अमेठी छोड़ा तो उसे के.एल. शर्मा जी को पकड़ा दिया। स्मृति ईरानी जैसी जुझारू और कद्दावर नेता के सामने शर्मा जी कितना टिक पाएंगे, कहां तक टिक पाएंगे, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन 2019 में अमेठी से हारे राहुल गांधी के लिए 2024 में रायबरेली कितनी सुरक्षित सीट है, इसका हिसाब किताब जरूर देखना होगा। क्योंकि कांग्रेस के लिए जैसी अमेठी वैसी रायबरेली, दोनों गांधी परिवार की प्रतिष्ठा की सीट, परंपरागत सीट, कांग्रेस का गढ़ रही सीटें हैं। दिनेश प्रताप सिंह 2019 में बीजेपी के टिकट पर सोनिया गांधी के खिलाफ लड़े थे। 2024 में राहुल गांधी के खिलाफ खड़े हैं। गांधी अमेठी को छोड़े हैं, अमेठी को धोखा दिया है। वायनाड और रायबरेली में से किसी को धोखा देने जा रहे हैं, तो जिसकी नीयत ही धोखे की है, जिसकी फाउंडेशन ही धोखे पे डाली जा रही है, मैं नहीं समझता कि वो कभी सफल होंगे और रायबरेली में कमल खिलेगा। एकदम क्लियर है, कहीं कोई शंका या संदेह की गुंजाइश नहीं है। हार का डर राहुल गांधी को 2019 में अमेठी से वायनाड तक ले गया और 2024 में हार के डर ने राहुल को रायबरेली पहुंचा दिया। उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। रायबरेली अब तक कांग्रेस का किला रहा है।
2019 लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी 5,34,918 वोटों से जीती। बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 3,67,740 वोट मिले। 2014 लोकसभा चुनाव में भी सोनिया गांधी 5,26,434 वोटों से विजयी रही। बीजेपी के उम्मीदवार अजय अग्रवाल को 1,73,721 वोट मिले। राहुल गांधी का जिम्मेदारी है, उनके परिवार ने यहाँ से बहुत सेवा किया, यहाँ लोगों के साथ उनका परिवार रिश्ता है, ये राजनीति का रिश्ता नहीं है। इसीलिए जिम्मेदारी उठाने के लिए आज रायबरेली से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ने वाले हैं। 2014 और 2019 दोनों चुनावों का आंकड़ा कहता है कि बीजेपी रायबरेली में बढ़ी, हालांकि जीत तक नहीं पहुंची। अब सवाल है कि अब की बार क्या होगा? क्या राहुल गांधी के लिए रायबरेली पहले की तरह सुरक्षित और जीत की गारंटी है, या खेला हो सकता है? रायबरेली का चुनावी इतिहास कहता है कि फैसले के पहले मुकम्मल कुछ भी नहीं। आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस रायबरेली सीट पर कुल 16 बार जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस रायबरेली से 3 बार हार भी चुकी है। सबसे पहले इंदिरा गांधी को 1977 के आम चुनाव में भारतीय लोक दल के राज नारायण ने मात दी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अशोक सिंह को 2 बार 1996 और 1998 में विजयश्री मिली। हालांकि इन दोनों चुनावों में गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं, बल्कि गांधी परिवार का करीबी ही उम्मीदवार था। लेकिन हार तो हार होती है, बोर्ड का कैप्टन शिप बदल ले तो सवाल तो उठेगा ही। अमेठी छोड़ रायबरेली का चुनाव राहुल गांधी के लिए जीत का ज्यादा भरोसा वाला हो सकता है, लेकिन जनता के बीच जो संदेश गया है उसका क्या होगा? हार के खौफ में अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने का बीजेपी जो आरोप लगा रही है उसका क्या? सवाल तो ये भी है कि 1980 में जब इंदिरा गांधी रायबरेली और मेंढक दोनों जगहों से चुनाव लड़ी और जीती, तो उन्होंने रायबरेली को छोड़कर मेंढक सीट को अपनाया। क्या रायबरेली सीट पर राहुल की जीत होती है तो राहुल वायनाड को अपनाएंगे, रायबरेली को छोड़ देंगे? इन सवालों का जवाब 4 जून के बाद मिलेगा। लेकिन फिलहाल मैदान पर जो दिख रहा है वो ये कि रायबरेली में भी अब की बार कांटे का मुकाबला होने वाला है। कांग्रेस की लास्ट टाइम नामांकन करने की रणनीति रायबरेली के रण में हिट होगी या फ्लॉप, फैसला 20 मई को ईवीएम में लॉक हो जाएगा। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला बोला है। टीएमसी नेता हुमायूं कबीर के हिंदुओं को भागीरथी में बहा देने वाले बयान पर पीएम मोदी ने ममता सरकार को घेरा। पीएम ने पूछा, क्या वाकई बंगाल में हिंदुओं की ऐसी हालत हो गई है? देखिए रिपोर्ट। 24 के चुनाव में हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर सबसे बड़ी बहस शुरू हो गई है। पहले मुस्लिम आरक्षण, फिर वोट जिहाद और अब 2 घंटे में हिंदुओं को भागीरथी में बहाने वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। কত ধানে কত চাল হয় 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেব। এখানে তোমরা হাতির পাঁচ পা দেখেছো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%। এখানে কামনগরে তোমরা বেশি আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি, কোনোদিন হবে না। मतलब हालात ये हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेता हुमायूं कबीर हिंदुओं को भागीरथी में बहाने की धमकी दे रहे हैं, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर बड़ा हमला किया। यहां बंगाल में टीएमसी के एक एमएलए ने सरेआम धमकी दी। वो कह रहे थे कि हिंदुओं को 2 घंटे में भागीरथी में बहा देंगे। ये कौन सी भाषा है भाई? ये कौन सा पॉलिटिकल कल्चर है? हिंदुओं को बहा दोगे? वाकई क्या हालत हो गई है? बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है
यहां हिंदुओं को बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया है। ये कैसे लोग हैं? जय श्री राम के उद्घोष से उनको आपत्ति है, जय श्री राम बोलो तो उनको बुखार आ जाता है। बंगाल के बाद झारखंड में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और INDIA गठबंधन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस कहती है कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों के हक पर डाका डालकर मुसलमानों को देना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि देश की संपत्ति पर पहला हक माइनॉरिटी में का मतलब मुसलमान का है। मोदी कहता है देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मेरे दलित, मेरे आदिवासी, मेरे गरीब भाई बहनों का, माताओं, बेटे बेटियों का है। अब कांग्रेस की नजर दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, ओबीसी इनके आरक्षण पर डाका डालने का इरादा है। सबसे ज्यादा आदिवासी एमएलए किसके? बीजेपी के। देश भर में सबसे आदिवासी एमपी किसके? बीजेपी के। देश भर में दलित एमपी किसके ज्यादा? बीजेपी के। राज्यों में दलित एमएलए किसके ज्यादा? बीजेपी के। कांग्रेस को गुस्सा है। कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम आरक्षण, वोट जिहाद और अब बंगाल से हिंदुओं को भागीरथी में बहाने की धमकी के बाद पीएम मोदी कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों पर सीधा सीधा हमला कर रहे हैं और हाल फिलहाल विपक्ष के पास पीएम मोदी के इन आरोपों का कोई जवाब दिखाई नहीं दे रहा है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बीते रोज देश के 2 राज्यों में नेताजी बाल बाल बचे। एक राज्य में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो दूसरे में उड़ान भरने के तुरंत बाद हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के महाड़ में शिवसेना उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारे के लिए आया हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। खबर है कि ये हेलीकॉप्टर शिवसेना उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारे को सभा में ले जाने के लिए आया था, लेकिन उसके पहले ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बड़ी बात यह है कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो इससे पहले एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल इस्तेमाल कर रहे थे। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। अब ये दूसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल के मालदा की है, जहां टीएमसी सांसद और अभिनेता दीपक अधिकारी उर्फ देव को मुर्शिदाबाद ले जा रहे हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने के साथ ही खराबी आ गई, जिसका तुरंत बाद हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। राहत की बात यह रही कि यहां भी किसी को कोई चोट नहीं आई और दीपक अधिकारी को चुनावी सभा में जाने के लिए सड़क मार्ग का सहारा लेना पड़ा। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। 4 महीने में 324 मर्डर, ये रिपोर्ट कार्ड उस पाकिस्तान का है जहां किसी को नहीं मालूम कि अगले पल वो जिंदा रहेगा या किसी की गोली का शिकार हो जाएगा। आज प्रेस फ्रीडम डे है और आज के ही दिन पाकिस्तान में एक सीनियर पत्रकार को मैग्नेट बम से उड़ा दिया गया, वो भी सरेरा कैमरे के सामने। पाकिस्तान की ये चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, जिसमें आपको पाकिस्तान का वर्तमान ही नहीं भविष्य भी दिखेगा। सड़क पर ट्रैफिक अपनी सामान्य रफ्तार से चल रहा है, तभी हुआ एक जोरदार धमाका। तस्वीरें पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके की हैं, जहां आतंकियों ने खुजदार प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहम्मद सिद्दीक मेंगल को मौत के घाट उतार दिया। सीसीटीवी फुटेज में
दिन के 1:03 और 12 सेकंड हुए थे। तभी मोटरसाइकिल सवार आतंकी ने मोहम्मद सिद्दीक की गाड़ी छूने की कोशिश करता हुआ देखा। मोहम्मद सिद्दीक ने तुरंत ही कार को सड़क के किनारे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक धमाका हो गया। एक बार फिर देखिए इस वीडियो को। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद सिद्दीक पर यह हमला मैग्नेट बम के जरिए किया गया। इस हमले में मोहम्मद सिद्दीक के साथ 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 9 लोग घायल हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आतंकी की तलाश में जुट गई है। पाकिस्तान में आतंकी अपनी ही आवाम की जान लेने लगे हैं। लोगों की मौत हो रही है, लोग तड़प रहे हैं, कभी इस शहर, कभी उस शहर, कभी इस मोहल्ले तो कभी उस मोहल्ले। आतंकी पाकिस्तान की गलियों और सड़कों पर सरेआम खून बहा रहे हैं और आसिम मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ भी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। पिछले 4 महीने में 324 आतंकी हमले में 324 लोगों की मौत हुई है। पिछले 4 महीने में 387 आम लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान में पिछले 1 महीने में 77 आतंकी हमले हुए हैं। 4 महीने में 324 लोगों की मौत, यानी हर दिन करीब 3 लोगों की मौत और लगभग 3 आतंकी हमले। जिस मुल्क ने अपने ही देश में आतंकवाद को पाला पोसा, आज वो उसी के गले की हड्डी बन गया है। आतंक को खाद पानी देने वाले पाकिस्तान में अब हर रोज आतंकी हमले हो रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। आलम यह है कि पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी अब अपने ही मुल्क को तबाह कर रहे हैं। पाकिस्तान के थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के शुरुआती 4 महीनों में ही पाकिस्तान आतंकवाद से हांफने लगा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज यानी पिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में हुए आतंकी हमलों में मारे गए 70 लोगों में 35 नागरिक और 31 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। मार्च 2024 में 56 आतंकी हमले हुए, जिनमें 77 मौत हुई। पाकिस्तान में आतंकी हमले में 38% बढ़ोतरी हुई है। आतंकी हमले में खैबर पख्तूनख्वा को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में हो रहे इन आतंकी हमलों से साफ है कि शहबाज सरकार अपने ही मुल्क को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। कश्मीर पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले शहबाज से अपना ही मुल्क नहीं संभाला जा रहा है। लगातार इतनी बड़ी संख्या में किसी देश में आतंकी हमले उस देश को बेहद कमजोर बना देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में हो रहे आतंकी हमलों में सबसे ज्यादा विदेशी नागरिकों को टारगेट बनाया जा रहा है। विदेशी नागरिकों की मौत और खैबर पख्तूनख्वा के बारे में आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल पाकिस्तान से आई उस रिपोर्ट की बात जिसने आतंक के मोर्चे पर एक बार फिर पाकिस्तान को बेपर्दा किया है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज यानी पिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे महीने संभावित हमलों को नाकाम करने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा किए गए प्रयासों को भी बताया गया है। पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले के दौरान पाकिस्तान फोर्स की कार्रवाई में कम से कम 55 संदिग्ध आतंकी मारे गए और 12 गिरफ्तार किए गए। अप्रैल में हुए कुल आतंकी हमलों में 73% हमले खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। मार्च 2024 में 5 चीनी नागरिकों सहित कुल 6 लोग मारे गए। पाक फोर्स के 3 जवान मारे गए जबकि 10 घायल हो गए। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस पर फिदायीन हमला। पाकिस्तान के दर में हुए हमले में 14 पाक सैनिकों की मौत। डेरा इस्माइल खान में विस्फोटक से भरे वाहन को सैन्य काफिले से टकराया। मार्च 2024 में हुए विस्फोट में 2 की मौत, 22 लोग घायल हुए। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू में सैन्य काफिले पर हमला, 9 की मौत। जुलाई 2023 में 54 की मौत, 130 लोग घायल। खैबर पख्तूनख्वा की रैली में हुआ था ब्लास्ट। 2010 से अस्तित्व में आए पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा को उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे अशांत इलाका माना जाता है। साल 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान शासन के पतन के बाद आदिवासी इलाके तालिबान और मुजाहिदीन लड़ाकों की शरण स्थली बन गया।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके में अल कायदा से लेकर क्वेटा शूरा, हक्कानी नेटवर्क, तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और तहरीके निफाजे शरीयते मोहम्मदी सक्रिय है। इनमें से कुछ आतंकी संगठन पाकिस्तानी नागरिकों और सरकारी ठिकानों के खिलाफ हमले में शामिल रहे हैं। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बहरीन के एक आतंकीवादी संगठन ने भी इजराइल पर हमला बोल दिया है। इजराइल के खिलाफ खाड़ी के अंदर अब छठा मोर्चा भी खुल गया है और इस मोर्चे का जवाब देने के लिए इजराइल ने भारी तैयारी शुरू कर दी है। देखें। इजराइल में पहली बार वो हुआ जिसकी उम्मीद दुनिया में किसी को नहीं थी। अब इजराइल युद्ध के छठवें मोर्चे का शिकार हो रहा है। इजराइल के रडार उस वक्त भ्रमित हो गए जब अचानक बहरीन के इलाके से कई ड्रोन हमले एक के बाद एक हुए। इजराइल की धरती पर ऐसा हमला पहली बार हुआ। ईरान ने 7 अक्टूबर को शुरू हुए युद्ध के 211 दिनों के बाद इजराइल के खिलाफ चक्रव्यूह का निर्माण किया है। इस नक्शे को देखें तो साफ होता है कि ईरान खुद इजराइल पर हमला करने की क्षमता रखता है और उसने ये साबित भी करके दिखाया है। ईरान के बाद इराक की जमीन से भी इजराइल हमला कर चुका है। इराक के बाद सीरिया की जमीन से भी इजराइल पर हमला हुआ है। सीरिया से सटे हुए लेबनान से भी इजराइल पर लगातार हमले जारी हैं। लेबनान से हजारों किलोमीटर दूर यमन की धरती से भी हूथी ने इजराइल पर ड्रोन हमले किए हैं और अब बहरीन की जमीन का भी इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ शुरू हो चुका है। यानी ये पूरा चक्रव्यूह है जो इजराइल के खिलाफ तैयार हो चुका है। आखिर बहरीन के एक चरमपंथी संगठन ने कैसे इजराइल को बेचैन कर दिया है, हम आपको आगे बताने वाले हैं। इस हमले की पूरी कहानी विस्तार से समझाने वाले हैं, लेकिन इजराइल के खिलाफ तैयार हुए इस चक्रव्यूह के पीछे मौजूद शख्सियत को समझना भी जरूरी है। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण शहर जेरूसलम से 1856 किलोमीटर दूर ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद है। इनका नाम है आयतुल्लाह खामेनी, जिन्होंने इजराइल पर 6 दिशाओं से हमला करने की ताकत दुनिया को दिखा दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनी से प्रभावित बहरीन के चरमपंथी संगठन बहरीन इस्लामी प्रतिरोध ने एक वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी करके इजराइल के खिलाफ हमले का दावा किया है। इस संगठन का एक और नाम है सराया अल अश्तर। ये बहरीन का ऐसा पहला संगठन है जिसने न सिर्फ इजराइल पर हमला किया है बल्कि इजराइल पर हमले का दावा भी कबूल कर लिया है। सराया अल अश्तर या इस्लामी प्रतिरोध बहरीन के शिया लड़ाकों का एक संगठन है जिसमें बड़ी संख्या में शिया मुस्लिम मौजूद हैं। युद्ध से पहले बहरीन की सरकार से इजराइल की सरकार के अच्छे संबंध विकसित हो रहे थे। सऊदी अरब और इजराइल के बीच में अब्राहम अकॉर्ड साइन हो रहा था, उसमें सऊदी अरब के साथ बहरीन भी शामिल था। इस सब और चले